Revolutionary and renowned director, Mr. Anurag Kashyap. सभी को नमस्ते जागरण फिल्म फेस्टिवल की तरफ से। और आज हमारे साथ अनुराग हैं। अनुराग से जागरण फिल्म से कि पहले सवाल से हम आप ही लोगों के सवाल से शुरू करें या हम लोग बातचीत शुरू करें और फिर आप लोगों के सवाल पे आए। अच्छा, तो चलिए, सवाल तो कुछ भी पूछा जा सकता है, सवाल पर कोई पाबंदी नहीं है। जवाब जैसा भी मिले आपको उसके हिसाब से आप इंटरप्रिटेशन जो आप करते रहिए उसका। मैं सवाल पीछे से लेना शुरू करता हूँ, ठीक है? हाँ, अपना नाम भी बताइएगा और क्या कर रहे हैं वो भी बता दें। एक तरह का सवाल अगर ना पूछे तो अच्छा। हाँ, एक तरीके का सवाल ना हो कि आपके साथ काम कैसे कर सकते हैं। सर, संजीव शर्मा, मैं लेक्चरर हूँ। सर, आपकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। आपने जिन जिन मूवियों में एक्टिंग किया है, सर इरादा क्या है आगे? नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम लोग वही बात कर रहे थे। मैंने कहा वो एक्टिंग हम लोग थिएटर करते थे तो एक्टिंग भी अच्छी हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब एक्टर बन जाएंगे। मैं खाना भी अच्छा बनाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रेस्टोरेंट खोल लूँ। मैं सिर्फ फिल्म बनाना चाहता हूँ। Good evening, sir. This is Asim Jafri, a theatre artist. आराम से बोलो। सर, आप भी थिएटर से हैं तो आजकल जो मॉडलिंग से लोग आ रहे हैं वो डायरेक्ट एंट्री पा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं थिएटर आर्टिस्ट दब रहा है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई कैन नॉट वी मेक अ मूवी लाइक इंसेप्शन इन इंडिया? यार, सिनेमा जो है ना एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो बहुत साल लगते हैं समझने में। हमें मुझे खुद को समझने में समय लगा। जो पेंटिंग और लिटरेचर की तरह नहीं है, बहुत महंगा है। उसके पैसे लगते हैं और पैसे अक्सर जो दूसरे से आते हैं। सो जिस तरह का मार्केट होगा और जिस तरह की चीज़ें लोग देखने जाएंगे उस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनेंगी। तो मैं सबसे ज़्यादा ये बोलता हूँ लोगों को कि आप जिस तरह का सिनेमा देखोगे उस तरह का सिनेमा बनेगा। आप जो है जिस तरह जब सिनेमा लगता है, यहाँ पे कोई भी फिल्म लगी है, जैसे पास्ट लगी है, इसका सबसे कम कलेक्शन है इस हफ्ते। पिछले हफ्ते कुछ और लगी है। आप ऐसी फिल्म देखने ही नहीं जाओगे तो ऐसी फिल्म बनेगी नहीं और आप जैसे लोगों को चांस ही नहीं मिलेगा और मॉडल्स को ही चांस मिलेगा। तो आप खुद पहले जो चीज़ देखना चाहते हो उसके लिए पैसे देना चालू करो। So this is Shivin. I'm a writer, proper writer, and we just watched Raman Raghav 2.0. First of all, few days back, and first of all, congratulations for making such a wonderful film. We liked it. And लेकिन क्या इस तरह की फिल्म दोबारा भी आपकी तरफ से देखने को मिलेगी? यार, I don't know what I will do next. मतलब ऐसा नहीं होता। वो हर फिल्म का एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। रामन राघव के भी दो वर्जन है, एक ही नहीं। एक इंडिया के बाहर है जो साइको रामन है, एक रामन राघव। दोनों बहुत ही अलग फिल्म है। और हम लोग वो भी एक्सपेरिमेंट था कि बार बार प्रेशर होता है। बाहर जो फिल्म जाती है वो उनकी सेंसिबिलिटी अलग है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ और चाहिए होता है। हाँ, तो फिर उनको चाहिए होता है कि सब समझ में आए। तो यहाँ का वर्जन अक्सर लंबा होता है और फिर बहुत सारी चीज़ें डील भी करनी पड़ती है। मुझे इंटरवल के साथ फिल्म लिखना आता नहीं है। मेरी सारी फिल्मों का सबसे बड़ा दुश्मन इंटरवल है। वो इंटरवल के बाद वो मूड जो बना बनाया बिखर जाता है। तो मैं अभी तक वही नहीं समझ पाया, उसी से जूझ रहा हूँ। तो मुझे नहीं मालूम, जब ऐसी फिल्में वर्क नहीं करेंगी तो बनानी मुश्किल है। तो फॉर मी रामन राघव जितनी भी सस्ती बनी हो, अगर उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है 7.25 करोड़ के ऊपर नहीं जा सकता तो उस तरह की फिल्म ले जाकर के पिच करना किसी को और बनाना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि अक्सर जब हम लोग ऐसी फिल्में बनाते हैं तो हमारे खुद के जेब में सिर्फ पैसे हैं नहीं बनाने के लिए। अब एक ही ऐसे आर्टिस्ट रहे हैं इंडिया में, फिल्म मेकर रहे हैं, M.F. हुसैन साहब, जो खुद के पैसे से फिल्में बना देते हैं और वो जो चाहे बना सकते थे। वो किसी का की जवाबदारी उनके ऊपर नहीं थी। हम लोग या तो स्टेज तक पहुँचें और फिर हम लोग करें तो फिर ऐसी 10 फिल्में और बनाऊँ, लेकिन वो होता नहीं है। हम लोग को जितनी भी हमारी काफ़ी सारी फिल्में, मसान हो, लंच बॉक्स है, मॉनसून शूट आउट है, उसकी आधे से ज़्यादा फंडिंग बाहर से आती है, तब वो फिल्म बन पाती है, ताकि उसका प्रेशर इंडियन मार्केट में बहुत कम होता है। अनुराग, यहाँ एक सवाल है कि जब फैंटम आप लोगों ने स्थापित किया, बनाया, फैंटम के पीछे की क्या फिलॉसफी थी?
क्या करना चाह रहे थे आप लोग और उसमें कितना सक्सेसफुल रहे? नहीं, वो तो हम लोग का डे पर डे है जाता है। मतलब फैंटम के साथ ये था कि फैंटम तब बनी थी जब गैंग्स ऑफ वासेपुर लास्ट मोमेंट पे ऑलमोस्ट रुकने के कगार पे आ गई थी। और फैंटम और गैंग्स ऑफ वासेपुर काफ़ी सारा डेवलप मेरे साथ विकास बैल ने किया था। और फिर एक मोमेंट ऐसा आया जब किसी को उसमें फेथ नहीं था, शूटिंग के 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले हमने एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में गए। किस्मत थी कि वायाकॉम वापस शुरू हो रहा था और उनको पसंद आया प्रोजेक्ट। हमारी शूटिंग 5 दिन डिले हुई और फिल्म बन गई, नहीं तो फिल्म शायद बन नहीं पाती। तो उस तरह की जब इनसिक्योरिटी आती है और ये होता है कि किसी भी तरह का, मतलब हम अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं, हमारे लिए कुछ भी हो, लेकिन सामने वाला जो इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए बिजनेस है। सो वो अपनी जगह एकदम सही है, हम भी अपनी जगह सही हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो फैंटम हमने इसलिए बनाया था कि कहीं ना कहीं हम लोग, एक डायरेक्टर हो सकता है कि हम एक डायरेक्टर के साथ जो है डिसएग्री करें कि आई डोंट एग्री विद द काइंड ऑफ फिल्म, बट अगर हमने उसमें इन्वेस्ट किया और शुरू कर रहे हैं एक आइडिया के बेसिस पे, एक पॉइंट पे चॉइस उसकी होनी चाहिए। तो कंपनी शुड बी डायरेक्टर ड्रिवन। सो इवेंचुअली एक डायरेक्टर अपनी फिल्म खुद बनाए। फैंटम के पीछे बनाने का रीज़न वो था और उसमें रहा है हम लोग, मतलब सक्सेस फेलियर जो है, सक्सेस वेरीड लेवल्स के रहे हैं, फेलियर्स भी हमने बहुत बड़े देखे हैं। मतलब फेलियर्स की हिस्ट्री में सबसे ऊपर हमारा नाम है, लेकिन उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर स्टेप पे हम लोग नया नया कुछ कर रहे हैं। अभी हम लोग ने जो पिछले 1 साल में डेवलपमेंट किया है, जो भी चीज़ कर रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद जाके उड़ता पंजाब बनाई या रामन राघव बनाई या इंडिया इन अ डे रिलीज़ किया, इस तरह की चीज़ें करने को मिल रही हैं जो अक्सर नहीं हो पाता। तो हम लोग वो है, वो स्लो जर्नी है। हमारे पास इतना बैंडविड्थ नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा काम कर सकें। हमें बैलेंस भी करना पड़ता है, बिकॉज हम एक फिल्म में, एक तरह की फिल्में बन रही थी, बहुत कम पैसे में बन रही थी और इतने कम बजट में एक पॉइंट के बाद हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए फिल्में। पेडलर्स, हरामखोर, मानसून शूटआउट अभी भी अनरिलीज्ड पड़ी है, क्योंकि हमने फिल्में बनाने के लिए पैसे तो इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन फिल्मों को थिएटर में लगाने के लिए हमें कहीं सपोर्ट नहीं मिला, हम पैसे नहीं ला पाए। और कई बार क्या था, ऐड फिल्म करके इकट्ठा करते थे या कुछ करके इकट्ठा करते थे, लेकिन उतना हम हो नहीं पाए पॉइंट के बाद। एक पॉइंट पे आदमी थक जाता है। सो फैंटम से हमें वो काफ़ी सारी स्ट्रेंथ मिली है, लेकिन वही है कि हमको एक रामन राघव के लिए के साथ एक उड़ता पंजाब भी बनती है। एक उड़ता पंजाब जैसी फिल्म को पॉसिबल करने के लिए, क्योंकि इसका अंडर प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इतना कम नहीं है। सो हमें जाना पड़ता है, वी नीड स्टार्स समटाइम्स एंड वी नीड स्टार्स हु बिलीव इन द फिल्म, हु कम विद इन द फिलॉसफी ऑफ द फिल्म। तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल है, वो कांस्टेंट चलता रहता है। सो उस तरह की चीज़ें हैं, मतलब जो बाहर के लोगों को नहीं समझ में आती। मतलब बहुत लोग अक्सर बोलते हैं आप ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते, आप गुलाल दोबारा क्यों नहीं बनाते। नहीं बन सकते। वो गुलाल इसलिए बनी थी 8 साल में, क्योंकि उस फिल्म में एक आदमी ने 1 रुपया नहीं चार्ज किया था। आपने पीयूष मिश्रा के जितने गाने सुने हैं, पीयूष मिश्रा के सारे गाने उन्होंने फ्री में कंपोज किए थे और हर आदमी ने, पूरी फिल्म का कॉस्ट 2 करोड़ था 8 साल में, क्योंकि हर आदमी एक पैशन के साथ जुड़ा था उस फिल्म के साथ। वो भी नहीं पॉसिबल है, इसलिए वो फिल्म इतनी सस्ती थी और बन गई, क्योंकि किसी का फेथ नहीं था उस फिल्म के अंदर। तो ये सब चीज़ें इतनी आसानी से होती नहीं है। आज की डेट में हर आदमी बहुत एंटाइटल्ड है। हम लोग तो कैसे भी फिल्म बनाते थे, बट टुडे आई मीट यंग बॉयज़ जिनको सबसे पहले अपनी सैलरी जानी, वो अपनी जगह सही है, उनको हक है अपनी सैलरी मांगने का, हम नहीं दे सकते कई बार। तो हम लोग अपनी चॉइसेस खुद ही करते हैं। मैंने तो, हम लोग ने जितनी, मैंने जो 13-14 फिल्में बनाई उसमें मुझे फीस कुछ 3 फिल्मों में मिली, बाकी फिल्में फ्री में बनी, क्योंकि वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम कहीं बाहर होता है। बट हम लोग ये चीज़ें लोगों को जब समझाने जाते तो नहीं होता है। हमारी फिल्में इसलिए बन पाती कि उनका कॉस्ट लो है, उनका कॉस्ट लो है, और उसमें हर आदमी इसलिए नहीं आता कि मैं इतना सीखा हूँ या इतना, मतलब यहाँ बैठ के मैं एनवी नहीं कर सकता कि उस आदमी से अच्छा फिल्म मेकर हूँ, मुझे उससे ज़्यादा पैसे दो। उसकी फिल्म पैसे जनरेट करती, मेरी नहीं करती। जो जनरेट करता है उसको मिलेगा, जो नहीं करता उसको नहीं मिलेगा। और क्योंकि वो एक्सेप्टेंस है और क्योंकि आप वो बात जानते हो, इसलिए आपकी फिल्में बनती हैं। मेरे लिए फिल्म बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर साल मैं फिल्म बना पाता हूँ, बिकॉज मार्केट फाइंड्स इट ईजियर टू डील विद। तो पीपल देमसेल्व्स बिकम वेरी अनरीजनेबल। आधे से लोग, ज़्यादा लोग कॉन्सेप्ट लेके घूमते रहते हैं, जब तक पैसा नहीं मिलेगा स्क्रिप्ट नहीं लिखते। मैंने पिछले 3 महीने में 5 स्क्रिप्ट खत्म कर दिए विद डायलॉग्स, और उसको लेके मैं मार्केट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जाके काम करना है। It's not about that, it's not about clever. I'm saying that's a drive I don't see in people. आपको बैठना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। मेरे पास ऐसे है कि ये नहीं बनाओगे तो ये है, ये बना दो,
जिसके पहले पैसे मिल जाए वो बना दूंगा, बट वो ड्राइव बहुत कम है क्योंकि अभी सबको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है सबको, और लोगों का कंपैरिजन जो है रिलेटिवली बहुत ही उनके माइंड में करेक्ट है, वो उनकी खुद की जर्नी है, खुद ही सीखेंगे, बट इन रियलिटी वो थोड़ा सा अनफेयर है क्योंकि आप एक जगह जाते हैं, आपको एक तरह की फिल्म का एक तरह के पैसे जनरेट होते हैं, दूसरी तरह की फिल्म में दूसरे तरह के पैसे जनरेट होते हैं, इकोनॉमिक्स चेंज हो जाते हैं। हमारी जो छोटी फिल्म बनाता हूँ उसमें कम असिस्टेंट्स होते हैं और जो बाकी मेरे पुराने असिस्टेंट्स फ्री में आगे हेल्प करते हैं, और इसीलिए, और क्योंकि सस्ती फिल्में बनाता हूँ इसलिए न्यू कमर्स के साथ काम करता हूँ, क्योंकि उनके साथ सड़क पे शूट कर सकता हूँ, क्योंकि लोगों को पहचानते नहीं। मेरे न्यू कमर्स के लोगों को लगता है मेरा कोई शौक नहीं किसी को लॉन्च करने का। मेरे इकोनॉमिक फिल्म का इकोनॉमी नहीं अलाउ करता मुझे कि मैं नॉन फेसेस के साथ काम करूँ। इफ़ आई वांट टू शूट ऑन अ रोड मैं नहीं कर पाता शूट, अगर बहुत सारे जाने पहचाने लोग होंगे तो भीड़ लग जाएगी, तो हम लोग नहीं शूट कर पाते। तो हम लोग नए लोगों के साथ इसलिए शूट करते हैं कि हम कहीं भी कैमरा लेके घुस जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता, हम शूट करके निकल जाते हैं। तो हर चीज़ का एक अपना रहता है। हम लोग अभी तो इसलिए भी भीड़ लग जाती हो कि भले ही वो एक्टर को ना पहचान ले, तो अनुराग कश्यप को पहचान लेते हैं। मैं तो अभी बाजार में जाके सब्जी खरीदता हूँ, लोगों से बचना आता है। वो मुझे बचना आता है, मुझे वो सब सीख लिया हम लोगों ने। बट है वो चीज़ है, कई लोग फिल्में इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं लोग देखें वो फिल्म बना रहे हैं। ऐसे केसेस में अक्सर फिल्में नहीं बनती। और ये नए लोगों के साथ मैं भी शेयर करना चाहूँगा जो लोग मिलने आते हैं कि काम से ज़्यादा नाम पर उनका और दाम पे, इन दो चीज़ों पे ज़्यादा जोर रहता है। काम बाद में देखा जाएगा, पहले नाम और दाम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये एक नया ट्रेंड। मैं उसको, आप इसको गलत भी नहीं ठहरा सकते हो, वो सबका अपना एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे, मेरे लिए फिल्म ज़्यादा ज़रूरी है, नाम नहीं। मैं कभी झगड़ा ही नहीं हुआ मेरा, हमारी फिल्म जब भी अटकती थी नाम के ऊपर, मैं अपना नाम नीचे कर देता था या हटा देता था। तो भी वो पैटर्न हो गया। आप किसी मेरी फिल्म का क्रेडिट देखें, मेरा नाम सबसे नीचे होता है। हर जगह अपना नाम राइटिंग में लिस्ट में सबसे नीचे डालता हूँ, प्रोड्यूसर लिस्ट में सबसे नीचे डालता हूँ। मुझे झगड़ा नहीं करना, मतलब बाकी झगड़े, तो यू नो, इससे काम आसान होता है, काम जल्दी होता है। हम लोग का ऐसा एक बार हुआ था प्रॉब्लम, सबसे पहली बार ब्लैक फ्राइडे में, कि किसका नाम ऊपर आएगा किसका नीचे आएगा, और उसी पे कुछ 7-8 दिन जब डिस्कशन चल रहा था, मैंने अपना नाम एंड में डाल दिया, डायरेक्टर का। मैंने कहा आपका जहाँ डालना डालो, शर्म के मारे सबने फिर एंड में डाल दिया। तो यू नो, उससे क्या ना, आपका काम आगे निकलता नहीं, तो आप किस चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं इवेंचुअली। तो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत लोग अटके रहते हैं और उसमें नहीं हो पाता काम। और इंडस्ट्री जिस तरीके से परसेप्शन पे चलती है आज, जैसे कमर्शियल फेल्योर को कई बार क्रिएटिव फेल्योर मान लेते हैं। वो जो है हमारे मार्केट की, हमारी खुद की चीज़ है, उसमें हमारा भी उतना ही हाथ है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो, मैं मानता हूँ जैसे बॉम्बे वेलवेट का जो फेलियर है, उसमें मैं खुद बैकफुट पे था। तो जब मार्केट इतना बात कर रहा है आपकी फिल्म के बारे में, और हर आदमी आपका कॉन्स्टेंटली आपके मुंह पे आपका बजट मार रहा है, तो आप भी बैकफुट पे जाते हो। फिर आपकी लड़ाई फिल्म के बजाय वो बजट की हो जाती है। फिर आप भी बिलीव करने लगते हो हाँ ओपनिंग ज़रूरी है, आप भी बिलीव करने लगते हो वो ज़रूरी है। तो उसमें किसी और को गलत ठहराना मैं मुनासिब नहीं समझूंगा, मैं खुद ही गलत हूँ। क्योंकि फिल्म जब अच्छी होती है तो क्रेडिट बहुत सारे लोगों का होता है, जब कुछ भी गड़बड़ होता है तो सिर्फ डायरेक्टर की गलती है। तो डायरेक्टर के पास पावर है नो बोलने की। मैंने जिन पेज को जहाँ पे नो नहीं बोला, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स है। नो कहना मेरे हाथ में है, तो अगर मैं एक्सेप्ट करता रहूँगा तो फिर मैं एंड में जो एंड रिजल्ट होगा वो मेरी प्रॉब्लम, वो किसी और की प्रॉब्लम नहीं है। सजेशन तो हर आदमी देता है। क्या सबक रहा बॉम्बे वेलवेट का? मैं तो भूल गया, मीडिया नहीं भूली। मतलब ये था कि हाँ अब इतना महंगा फिल्म आने पे ऐसे प्रॉब्लम्स है, तो मैं सस्ती फिल्म बनाऊंगा। इसका रिजल्ट मेरा ये था कि मैंने अगली फिल्म 3 करोड़ में बनाई, और मुझे था कि जितनी जल्दी बनाऊंगा उतनी जल्दी मेरी लास्ट फिल्म चेंज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी मेरी लास्ट फिल्म बॉम्बे वेलवेट नहीं है, अभी मेरी लास्ट फिल्म रावण राज है। अभी लगातार जो चीज़ डिस्कशन में है, लगातार जो कहा जा रहा है कि स्टूडियो सिस्टम फेल कर रहा है, और उसमें जिन 5 फिल्मों के नाम लिए जाते हैं उसमें एक बॉम्बे वेलवेट भी रहता ही है। इनकी वजह से सारा सिस्टम, मतलब एक आपकी फिल्म, उनमें से एक फिल्म आपकी भी थी जिसकी वजह से पूरा इकोनॉमी, पूरी सिस्टम ही कोलैप्स कर। बट वो सही बात भी है, क्योंकि लेकिन ये सच्चाई कितनी है कि वास्तव में क्या स्टूडियो फेल हो गए हैं? अब नहीं, क्या ऐसा सिस्टम नहीं है। उभर के आने वाला है? सिस्टम के, हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम थोड़ा अलग है। ये प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी का है बहुत। मतलब हम लोग जो हमेशा बोलते हैं हमारी सोसाइटी नेपोटिस्टिक है, हमारा सिस्टम ही नहीं सोसाइटी। हम वो देश है जिसने एक ही परिवार के लिए इतने साल वोट किया। हमारे यहाँ जब शादी के रिश्ते आते हैं तो वो आते हैं ऐसे कि अब फलां की बेटी है, फलां का बेटा है।
शादी लड़का क्या करता है उससे नहीं होती, लड़का किस घर से उससे शादी होती है। तो हम लोगों का पूरा सिस्टम ही ऐसा है, करेक्ट। उस तरह के जब सिस्टम में है, स्टूडियो आ रहा है, स्टूडियो को फिल्म बनाने के लिए जब पहले प्रोड्यूसर अपने पैसे लगाता था तो सारी जिम्मेदारी उसकी खुद की होती थी, अपने घर गिरवी रख के जाते थे। फिर स्टूडियो सिस्टम में क्या है कि आप सारा, आपको सिर्फ स्टार चाहिए, तो स्टार की लड़ाई में कंटेंट जो है मारा जाता है और उसको आप बदल नहीं सकते हो, आप बदल कंसिस्टेंसी से सकते हो। आप किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, एक फिल्म नहीं बदलेगी, आपको लगातार चीज़ें करनी पड़ेंगी, आपको ट्रस्ट ऑफ फेथ जीतना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडियोज़ के लगातार लॉसेज हो रहे हैं। स्टूडियोज़ पहले लॉसेज ऑफसेट कर लेते थे स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट में भी उछाल नहीं, तो ऐसे फिर वो बाइट करता है आपको। तो पहले था कि फिल्म चलने तो फिल्म के अनाउंसमेंट पे प्राइसेस बढ़ जाते थे, तो वो भी ऑफसेट नहीं हो पा रहा। फिर हमारे टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, हमारे रुपये की वैल्यू गिरी है, तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। और अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा उसमें सब, अगर हम लोग जब एक थिएटर, हमारी कोई पॉलिसी नहीं गवर्नमेंट की इसमें नए थिएटर्स बन सके। चाइना ने पूरा गेम बदल दिया क्योंकि उन्होंने कुछ इतने 1000 लाख थिएटर जो हैं पिछले 10 साल में खड़े किए। अब कोरिया में गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन से सिनेमा बदल गया, रेवेन्यूज हो गया। हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं कि हम रेजिडेंशियल एरियाज के आसपास थिएटर नहीं खोल सकते, जहाँ पे पहले थिएटर था वहीं थिएटर खोल सकते हो। आपको नए थिएटर बनाने तो आपको सिटी लिमिट्स के बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ कोई थिएटर खोलने को तैयार नहीं है। हमारी नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ी नहीं रही हैं, आप उतनी स्पेस में नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएंगे। लगभग 1 लाख पे एक स्क्रीन है अपने यहाँ। So, चाइना में 15,000। तो जब बड़ी फिल्म रिलीज होती है इसकी लागत बढ़ी है क्योंकि आपने स्टार को बड़े पैसे दिए, तो आपको मालूम है एग्जीबिटर भी स्टार के नाम पे आपको 5 में से 4 स्क्रीन दे देगा, और वही होता आ रहा है। तो स्टार को आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो क्योंकि एग्जीबिटर आपको ज़्यादा स्क्रीन दे रहा है, तो जो छोटी फिल्में मारी जा रही हैं, आप है 15 फिल्म एक स्क्रीन पे कम्पीट कर रही हैं और एक फिल्म ने 4 स्क्रीन घेरा हुआ है, तो उसमें क्या है, सारा रेवेन्यू ओपनिंग वीकेंड का है। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, जो कंटेंट वाली फिल्में हैं वो लोग, उनको वो टाइम ही नहीं मिल पा रहा जहाँ वो सांस ले सके, जहाँ वो ग्रो कर सके, और वो चीज़ें जो हैं धीरे धीरे मरती जा रही हैं। एक पॉइंट आएगा कि, और ये सिर्फ इंडिया की हाल नहीं, बाहर भी है। मतलब जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है, आर्ट हाउस सिनेमा अमेरिका में मर चुका है, खत्म है। आर्ट हाउस सिनेमा यूरोप में मर चुका है। सनडांस की फिल्में थिएटर में रिलीज ही नहीं होती, गिन के 3 फिल्में रिलीज होती है सनडांस की थिएटर में, सारी जो है डायरेक्ट होम वीडियो पे जा रही हैं। और जो ऑडियंस जिसको वो सिनेमा चाहिए, वो ऑडियंस डाउनलोड करके देखता है। जो कंप्लेन करता है, जो कंप्लेन नहीं करता उसको उसका सिनेमा मिल रहा है, वो खुश है। लेकिन जो कंप्लेन करता है उसको वो सिनेमा डाउनलोड करके देखता है, तो वो उस सिनेमा को एंगेज ही नहीं करता, उसको एम्ब्रेस ही नहीं करता, तो फिर वो सिनेमा सर्वाइव कहाँ से करेगा? उसकी रेवेन्यू ही नहीं देता, कोई रेवेन्यू नहीं देता, तो सिनेमा सर्वाइव कहाँ से करेगा? हमारे नए लोग काम कहाँ से करेंगे? वो चीज़ें होंगी नहीं, तो वो कंप्लेन करने की आदत तो हमारे नेचर में, हम लोग करते हैं उसके लिए फिजिकली कुछ नहीं। तो सारी पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पुराना 48 का आर्टिकल था, हालांकि अभी भी रेलिवेंट है कैसे। तो फिल्म इंडिया मैगजीन हुआ करती थी उस समय, तो उसमें लिखा है उन्होंने कि जनरली इंडिया में 3 तरह के प्रोड्यूसर्स हैं जो एक्टिव हैं, जिसमें उन्होंने केदार शर्मा, राज कपूर जैसे डायरेक्टर का नाम लिया, प्रोड्यूसर का नाम लिया, काफ़ी पैशनेटली जो लोग फिल्में बना रहे हैं। दूसरा नाम लिया उन्होंने ऐसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का जो सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हैं, सिर्फ पैसे के लिए फिल्में बना रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी उन्होंने रखी है कि न्यूरिस्ट, जो उस समय काले धंधे से आए थे लोग, वो सिर्फ अय्याशी के लिए फिल्में बना रहे हैं, ग्लैमर स्ट्रक हैं और जा करके हीरोइनों के साथ रहते हैं, सोते हैं और फिल्में बना रहे हैं। अभी कितना सिनेरियो चेंज हुआ है पिछले 15 सालों में, आप भी अलग अलग किस्म के प्रोड्यूसर्स हैं। ये 3 कैटेगरी अभी भी चल रही है कि कुछ और नई कैटेगरी पैदा हुई हैं? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है, जो फिल्म प्रोड्यूसर होता है, जो पैशनेटली अपनी फिल्म बनाना चाहता है, मतलब आजकल ज़्यादातर वैसे ही प्रोड्यूसर, जो जनरली जो है, जो स्टूडियो सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यह है कि जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इसलिए नहीं लिया जाता है कि कोई इंडिविजुअल खड़ा होकर बोलता है मुझे ये फिल्म बनानी है और वो पैशनेट होता है फिल्म के बारे में। एवरीबडी इज मोर वरीड अबाउट कीपिंग द जॉब्स। तो क्या होता है कि जब 10 लोग मिलके एक स्क्रिप्ट पे डिसाइड करते हैं तो नहीं बन सकती फिल्म। वो स्क्रिप्ट लेवल पे आप 10 लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हो, वो फिल्म एक इंडिविजुअल के फेथ और पैशन पे बनती है, जो कि मैंने अक्सर देखा है। और जितने हमारे सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स अगर आप उनको ले लें, चाहे वो साजिद नडियाडवाला हो, चाहे करण जौहर हो, वो अपने डायरेक्टर्स को एम्पावर करते हैं। मैं भले ही बोलूँ कि मैंने उसकी ये फिल्म नहीं देखी, या मैं नहीं देखना चाहता हूँ, मेरी टाइप की फिल्म नहीं है, लेकिन वो जिस डायरेक्टर को बोलते हैं फिल्म बनाने को, एक स्टेज पे जाके उसको फ्री छोड़ देते हैं कि अपनी फिल्म बनाओ।
जो कि स्टूडियो सिस्टम में नहीं होता है। वहाँ पे 10 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये फिल्म इस ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए ऐसे होनी चाहिए। वो टेस्ट शोज होते हैं, इसमें ऐसा होता है, कई चीज़ें उसमें मारी जाती हैं। तो वो जो चीज़ है वो अभी बहुत ख़त्म होती जा रही है। तो इंडिविजुअल पैशन मैंने बहुत कम प्रोड्यूसर देखे, जैसे नीरजा बनी थी तो एक प्रोड्यूसर के पैशन पे बनी थी। सुजीत सरकार कम्प्लीटली स्टूडियो के बाहर जो है जिसमें बिलीव करते हैं उससे फिल्म बना रहे हैं, फिर दे रहे हैं रिलीज करने। तो वो पैशनेट प्रोड्यूसर आपको अभी भी दिख जाएगा। बाकी आधे से ज़्यादा लोग आर मेकिंग फिल्म्स ओनली टू स्टे रेलेवेंट, और कई लोग हैं जो सर फिगर आउट कर रहे हैं अपने रास्ते। लेकिन वो आपको जो पैशनेट है, जो आपको वो कोई भी देख लेके बता देगा, चाहे वो मेन स्ट्रीम में हो, चाहे वो ऑफ बीट हो, चाहे वो आर्ट सिनेमा में हो, कोई भी हो, आपको दिख जाएगा कि आदमी जो बना रहा है वो बिलीव के साथ बना रहा है। उसका एक अपना सिस्टम है, उसकी एक कंसिस्टेंसी है जो उसके काम में दिखती है वो। और वही स्टूडियोज के बारे में हम बात भी करते हैं, चाहे वो धर्मा हो, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वो कोई चाहे वो मनीष मुंद्रा हो। हम सिंह आप हर देख सकते हो उनकी जो कंसिस्टेंसी उनके कामों में दिखती है। तो उस तरह की चीज़ें हैं। आप साउथ में लो सीवी रेड्डी हो या फिर वो मराठी में हैं वो सारे, तो पूरा कर विवेक कजारिया का गैंग है, वो सब लोग जैसी फिल्में बना रहे हैं आपको दिखते हैं वो प्रोड्यूसर्स, वो एक तरह के सर्टन सिनेमा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मान सकते हैं कि आने वाले समय में अगले 4-5 सालों में यही स्थिति रहेगी जहाँ इंडिविजुअल नहीं वो हर चीज़ में करेक्शन आदित्य चोपड़ा से लेकर के और करण जौहर, अनुराग कश्यप, तमाम ऐसे लोग। वो लाइफ साइकिल है, हर चीज़ जाएगी, एक पॉइंट पे फेल करेगी, फिर करेक्शन होगा, फिर खड़ी होगी, वो तो होता रहेगा। उसको आपको अपना काम करते हैं। मुझे मालूम है कि मैं यहाँ से नहीं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर हम कुछ आगे से किसी को सवाल पूछना है जी। कास्टिंग के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं, मैं इसलिए क्योंकि आप मुझे मालूम है अभी 3 लोग तो एक्टर्स बैठे थे जिन्होंने सवाल पूछा, और अंदाज़ा है कि बहुत सारे एक्टर्स भी होंगे, और सबको मेरा सब लोग अक्सर आते हैं बोलते हैं कि आप कैसे कास्टिंग करते हो, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। और ये चीज़ बहुत सारी मेरे बहुत पुराने डिस्कशन हो चुके हैं इसमें। एज एन एक्टर हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं खुद भी स्टेज पे बहुत काम किया, मुझे भी लगता था मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ। और मैंने अभी तो आप लोगों ने मुझे फिल्म में एक्टिंग करते हुए देखा है। मैंने कुछ 5 फिल्में की थी एज ए लीड रोल जो किसी ने नहीं देखी थी। हाँ, जो और ये 93 की बात है। और जो इतना स्टेज करने के बाद जब अपने आप को पर्दे पे देखा, मुझे रियलाइज़ किया कि मैं बहुत ही ख़राब एक्टर हूँ पर्दे पे। और जितना मैं अपने मन में जीता हूँ मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैंने खुद ही डिसाइड किया और एक्टिंग छोड़ दी। उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली एक्टिंग करवाने में लोगों को, कि ऐसा क्यों है जो आप जो कर पाते हो स्क्रीन पे ट्रांसलेट नहीं कर पाते। और गलत फहमियाँ बहुत सारी दूर हो गई, हमें लगता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी मनोज भाई जो मेरे बहुत परम मित्र हैं और मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत झगड़ा होता था हमारा उस ज़माने में। और कई झगड़े इस बार भी शुरू हुए क्योंकि शाहरुख खान दिल्ली से थिएटर्स जब आए थे तो स्टार बन गए थे, और बहुत सारे लोग उनके बाद आए वो नहीं बन पाए। और शाहरुख दिल्ली में थिएटर में छोटे रोल करते थे, और जो ज़्यादा लोग बड़े लोग करते थे वो नहीं बड़े स्टार बन पाए। और अक्सर इस बात पे झगड़े होते थे, और अक्सर ये बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ। और मैं उसको सुनता था, मैं ये बात कहता था, यार आपका काम एक्टिंग करना, आपका काम, लेकिन आप जो ना अंदर से आप स्टार बनने आओ, हर आदमी कर सकता है ऐसे। लेकिन जब शाहरुख करता है तो फिर 10 लोग ताली बजाते हैं, मैं करूँगा तो लोग बोलेंगे भाई जाए यहाँ से। स्टार एक अलग चीज़ होती है, एक्टिंग एक अलग चीज़ होती है। एक्टिंग में आप मन जाओ, अपना काम करते रहो चुपचाप। एक्टिंग को लेकर के लोग जब अपने आप को देखने लग जाते हैं ना थर्ड पर्सन में, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। बहुत सारे एक्टर्स खत्म हुए हैं क्योंकि वो कुछ करने से पहले अपने आप ऑलरेडी उनके कंपैरिजन चालू हो गए थे, और कंपैरिजन बहुत अनरियल होता है। क्योंकि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर एक्टर समझता हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा मिलना चाहिए जो उसको मिल रहा है वहाँ पर। तो उसमें कई लोग खत्म हो जाते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि फिल्म इंडस्ट्री के जो लड़के बड़े होते हैं वो ज़्यादा संभले हुए होते हैं। जो बाहर से एक्टर आता है वो एक फिल्म के बाद पगला जाता है, ये फैक्ट है। और ये मेरा एक्सपीरियंस में से बता रहा हूँ, 23 साल में मैंने जो बाहर से एक्टर आते हुए, आपने उनका ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस देखा होगा पहली फिल्म में, उसके बाद देखा होगा ये क्यों फालतू रोल कर रहा है, वो डील नहीं कर पाता सक्सेस से। उसके अंदर सक्सेस और फेलियर को झेलने की, सहने की तमीज़ नहीं होती। और मैंने ऐसे ज़हीन लोग देखे हैं, बहुत समझदार लोग देखे हैं, उनकी सारी समझ जो गायब हो जाती है जब कैमरे के फ्लैशेस चालू होते हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और सबको लगता है कि क्योंकि मैं अच्छा एक्टर हूँ मेरी कास्टिंग क्यों नहीं। कास्टिंग इसलिए नहीं होती, कास्टिंग टाइप के साथ होती है। मैं एक्टर्स को ज़्यादातर रिपीट नहीं करता हूँ, मैं जो रोल लिखता हूँ उसके हिसाब से एक्टर ढूंढता हूँ। और अक्सर वो रोल के 50% एलिमेंट्स उस एक्टर में ऑलरेडी पहले से होते हैं।
इसीलिए कई बार वो बोलता है कि आपकी फिल्म इतना अच्छा किया फिर क्यों नहीं कर पाया। मैं कहा उसकी कास्टिंग गलत थी। कास्टिंग इज ऑल्सो एन आर्ट। आप कितने भी बड़े एक्टर हो जाओ, अगर आपकी कास्टिंग सही नहीं है तो आप कहीं नहीं जाने वाले। तो वो रोल, वो कास्टिंग और आपका टैलेंट जब तक मेल नहीं होगा, आप कभी, आपको लगेगा ही नहीं कि आपके साथ आपको लाइफ में वो मिला जो आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। तो बहुत ज़रूरी है, वो पर्सनैलिटी से और लाइफ एक्सपीरियंस से आता है। आधे से ज़्यादा लोग आजकल पढ़ते ही नहीं हैं। जो हम लोग को लाइफ एक्सपीरियंस हम लोग को ऐसे नहीं मिलता, वो पढ़ने से मिलता है। आप लोग नाटक ही नहीं देखते, लोग थिएटर करने से भागते हैं। लोगों को कि मैं गया थिएटर करने, मेरे को बैक स्टेज करा रहे 3 महीने से। अरे 6 महीने तो मैंने झाड़ू मारा है यार। हमने भी पोस्टर लगाए, हमने भी टिकट बेचे हैं, श्री राम सेंटर से लेके पृथ्वी थिएटर तक। तो ये सब चीज़ों से आप जितना भागोगे ना, वो वही चीज़ें आपको सिखाती है और वो लाइफ एक्सपीरियंस से आप भागते हो। फिर आप जब जाते हो उस कैमरे के सामने, आप अंदर खाली होते हो। तो वो सारी चीज़ें होती नहीं लोगों के अंदर, तो आपको वो सब चीज़ें पहले से करनी पड़ेंगी। आप जियो जिंदगी जो आप नहीं जी पाते हो। आजकल तो सबको, कोई लोग हिंदी में लिखते ही नहीं, पढ़ते नहीं। मैं तो अभी भी हिंदी में लिख के उनको रोमन में ट्रांसलेट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब अपने आप लाइफ एक्सपीरियंस से सीखोगे। और एक्टिंग करने के लिए बस करते रहो, वो दिख जाएगा किसी को। अगर आप अच्छे हो, आप दिख जाओगे। कोई अच्छा आदमी ऐसा नहीं है, मैं भोपाल में और कानपुर में कौन अच्छा एक्टर कौन से थिएटर ग्रुप में कर रहा है, पटना में उसके नाम मुझे मालूम है, मेरे पास लिस्ट में पहुंच जाते हैं। तो आपको मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। तो मैंने अक्सर ढूंढे। तो इसलिए बोलता हूँ आप लोग सही तरीके से काम करने शुरू करो, अपना काम करो, थिएटर करो, शॉर्ट फिल्म बनाओ। आजकल तो बहुत आसान है, शॉर्ट फिल्म बनाओ, एक अच्छा परफॉर्मेंस आपकी शॉर्ट फिल्म को वायरल कर देगा। भले ही 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे। मैंने ऐसी ऐसी शॉर्ट फिल्म देखी जो 1.5 साल के बाद लोगों ने सडनली देखना शुरू किया। आपका काम पहुंच जाएगा। और बहुत जरूरी, जो लोग असिस्टेंट बनना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टर के पीछे घूमोगे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब आप टीम डिसाइड करते हो, तो मैं ऐसे 4-5 लोग चुनता हूँ जिनको मैं चिल्ला सकूँ। वो मेरी गाली तभी सुनेंगे जब वो उनको अपनी टीम चुनने का हक मिले। मैंने उनको 5 लोग दिए, 5 के साथ काम करो, ये काम हुआ क्यों नहीं, तो मेरे को पलट के बोलेगा कि मैं जिस आदमी के साथ काम करना था वो तो आपने दिया ही नहीं, अब इसको मैं कैसे सुनाऊं। तो जिसको असिस्टेंट बनना, उसको सबसे पहले फिल्म में जाके एसोसिएट डायरेक्टर कौन है वो पूछना चाहिए। एसोसिएट डायरेक्टर असिस्टेंट की टीम बनाता है, कास्टिंग डायरेक्टर एक्टर्स ढूंढता है। डायरेक्टर के पीछे घूमने से कुछ नहीं होता है। और पूरा सिनेरियो, पूरा काम करने का तरीका बदल गया। जी, माइक इधर देंगे, एक एक करके। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। Hi Anurag, my name is Ali Haider. I'm a screenplay writer, I'm an actor too. सवाल ये है कि what makes you, what's that passion which makes you constant in creating these films? Normally, I met a lot of directors in the starting. शिशु भाई I met, you know, and he told me कि जो पहली फिल्म थी हासिल, तो इतनी परेशानी थी उस वक्त उन्हें कि he didn't have the money to make that film, and he got money है उसके बाद उन्होंने कुछ शॉट्स लिए, घूम के मिल गए, then he found कांस्टेंट। आपको अनुराग, आपकी जो फिल्में हमने देखी वो कैसे, आप पैशन, व्हाट्स दैट फायर इन यू दैट मेक यू कांस्टेंट ऑन मेकिंग दिस फिल्म्स? ऐसा कोई फायर नहीं है, मतलब दूसरी चीज मुझे समझ में नहीं आती। मतलब मुझे और कोई सिनेमा समझ में नहीं आता है, मुझे बनाया नहीं जाता है। तो जो आपको आता है वही करोगे ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आई फीड ऑन सिनेमा, आई वॉच फिल्म्स, आई इंस्पायर माई सेल्फ कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट यंगर पीपल। फेस्टिवल्स में जाता रहता हूँ, सिनेमा देखता रहता हूँ। मैं जितने पैसे आते हैं मैं खर्च कर देता हूँ, जमा नहीं करता। तो काम करना पड़ता है कमाने के लिए। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, आई डोंट नो, आई थिंक वो है, बस वो होता है या नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं जबरदस्ती कुछ करता हूँ। मैं जब काम करने का मन नहीं करता, मैं नहीं करता। Okay, hi Anurag, I'm Abhay and I have, मतलब मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बात से कि आप zoology बैकग्राउंड से, राइट? So मतलब zoology, was it by chance, by choice या फिर बाय चॉइस? by choice? हाँ, वो एक्चुअली वो कुछ नहीं, वो थोड़ा सा चाइल्डहुड फैंटेसी था कि मैं नोबेल प्राइज जीतूँ। I was studying to be a scientist because I wanted to do something like that. So it was just then I gave up on it. इसका कोई influence आपकी फिल्म में नहीं, कुछ नहीं। मतलब up till I think finished my 3rd year, I had no idea I will come into films. I did not discover cinema until I finished my college. ये सेकंड, यहाँ पे सेकंड रो में इधर भी।
Hi, Monami, writer, aspiring filmmaker. I would like to ask you something that I'm trying to find out myself right now. The Anurag Kashyap that started his career as a writer, how that guy used to approach. I've been doing things the same way. Uh, very important thing that I learned was do not depend on anyone. It's very important to do everything. If I don't have an assistant, I can do all my 80s job. I've learned every art aspect of it over a period of time. When I came into the industry, I don't know how many people here were there, I think. Only Richu was there then. I don't think anybody else knows me from that time. Yes, sir, आप भी हैं. I don't think anybody knows me from them. Look, सब रहते थे. I loved writing, and the film industry was largely family-owned business. There were no studios then, and outsiders were not really welcome. लेकिन मैंने लिखना कभी बंद नहीं किया. मैं लिखता था और कहीं भी लिखता था, किसी के लिए भी लिखता था, फ्री में भी लिखता था. मेरे को बस लिखने को चाहिए था. और डेली सोप्स. ये भी बताएं लिखने की क्या स्पीड रहती थी आपकी? हाँ, मैं वो आज भी लिखता हूँ. Then I used to probably write 100 pages a day. Now I can write 40. हाथ थक गया, बुढ़ा हो गया. But उस समय में ऐसा था कि I think the reason I got so much work was daily soap शुरू हुए थे, कोई और 3 एपिसोड दिन के डिलीवर नहीं कर पाता था. So I used to get a lot of work. ये आदमी लिख देगा. और शुरू की जो स्क्रिप्ट्स लिखी थी, कई फिल्में जिनमें मेरा नाम नहीं है, वो इसलिए मिलती थी क्योंकि वो सब ट्राई कर लेते थे. शूटिंग के लिए 3 दिन बचते तो मेरे पास आते थे लिखते. मैं 3 दिन में लिख के देता था. तो उस समय इसलिए काम मिलता, लेकिन पैसे नहीं मिलता. उनको इजी इसलिए था क्योंकि उनको मालूम था ना मैं पैसे मांगूंगा ना मैं नाम मांगूंगा. और कुछ नहीं मांगता था, लोग दे देते थे. और मुझे मालूम है हर दिन कोई एक आदमी आएगा जो है, वो एक होगा आउटसाइडर जिसको लगेगा कि इसका राइटफुल क्रेडिट मिलना चाहिए. तो मुझे पहला क्रेडिट मिला था हंसल मेहता ने जयते में दिया था और राम गोपाल वर्मा ने सत्या में दिया था. और उस समय जो है, उसके पहले मैंने बहुत सारा काम किया हुआ. मैंने इतनी सारी फिल्म इंडस्ट्री शायद इसलिए जानती कि कई सारे ब्लॉकबस्टर्स मैंने लिखे हैं जिसमें मेरा नाम नहीं है. मैं कभी नाम लूंगा भी नहीं और कभी किसी इंटरव्यू में बोलूंगा भी नहीं, लेकिन लोगों को मालूम है जिनके लिए मैंने किया. और कई बार 90% फिल्म में तो कॉपी ही होती थी उस समय, तो मुझे अपना नाम उसमें डालना भी नहीं अच्छा लगता था. तो इट हेल्प मी बोथ वेज. और then I decided one point, because I've got so conscious of it that most of the films are copying, कि मैं भले ही लिखूं, I used to only take dialogue credits. I stopped taking story screenplay credits. I was very ashamed of taking that credit. So ऐसे लिखते रहे, कुछ ना कुछ काम होता रहता था. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता. और पिचिंग के लिए था कि the very first lesson I learned was nobody knows anything. So जब आप किसी को अपनी स्क्रिप्ट या कुछ सुना रहे होते तो बेसिकली देख रहे होते हैं कि आप उसमें कितना फेथ रखते हो. They judge a film based on your confidence, and that confidence can't be faked. If you're really confident about something, it will come through, and most people fake it. They end up being overconfident. तो आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो, दिखता है, वो सामने वाले की आंख में दिखता है. आप 2 मिनट में पता कर सकते हो कि आदमी झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है. Can you look into their eyes? And that's the only thing that translates. हम लोगों का ऐसा हमेशा रहा है. और मेरी फिल्में खासतौर पे इसलिए बनती नहीं लगातार, बिकॉज या तो लोगों को लगता था कि ये आदमी बहुत बेवकूफ़ है, ये सिर्फ फिल्म बनाना चाहता है, पैसे नहीं मांग रहा, कुछ नहीं कर रहा. या उनको लगता था बहुत शाना है, कुछ तो इसको का जोल होगा. दोनों ही केसेस मेरी फिल्म बन जाती थी. तो चाहे कुछ भी सोचे, डजंट मैटर. मेनी टाइम्स यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स. हम लोग बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं. हम लोग एक फिल्म बना रहे थे, इसका बजट था 2 करोड़, और वो एक्चुअली फिल्म शुड हैव कॉस्ट सम अराउंड 8-9 करोड़. एंड पीपल केम एंड सेड कि योर प्रोडक्शन पर्सन इज स्टीलिंग मनी फ्रॉम योर प्रोडक्शन. एंड माय लॉजिक वाज, अगर 8 करोड़ की फिल्म 2 करोड़ में डिलीवर कर रहे हैं, अगर उसमें 5 लाख चुरा भी लिया तो उसका स्किल है, ही डिजर्व्स इट. उसके बीच में मैं क्यों अपनी फिल्म बंद करूँ और क्यों मैं परेशान हूँ. सो व्हेन यू टेक लार्जर डिसीजंस लाइक दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनसिक्योर अबाउट दैट. मेरा काम हो गया, काम डिलीवर हो गया. So those are the little things that have always, the idea was to always keep moving. The idea was not to stop. If there is a film of flop, नहीं release हुई, अगली फिल्म लिखो बनाओ. That's why I never stopped. Before my first film released, I had already made 3 films and already had 2 shelled films.
and I had 5 scripts ready. So when you're consistently, आप दरवाजे पे आप धक्का देंगे ना, दरवाजे में छेद हो ही जाता है, बड़ी से बड़ी दीवार में गड्ढा हो जाता है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। अनुराग जी, नहीं, एक मिनट पीछे, हाँ, माइक है आपके पास? इधर है। हाँ। As we all know, art has no boundaries, but there are some period of time that the parties कह रहे हैं कि that Pakistani. नहीं, माइक तो भाई उनको आवाज नहीं आ रही ठीक से, और नाम भी बता दें अपना। Yeah, hi Anurag, Siddharth here from Bollywood Helpline. My question is, as we all know, art is no boundaries. But अभी हाल ही में जो कुछ वाक़यात चल रहे हैं, पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडस्ट्री में काम करने से रोका जा रहा है, या फिर उन्हें यहाँ पे काम करने से रोका जा, बतौर इंडस्ट्री से, और या बीइंग अ डायरेक्टर, व्हाट डू यू वांट टू टेक ऑन दिस? आपके पास कल के लिए हेडलाइन नहीं है। दिस इज समथिंग। नहीं, माइक है, किसी और सवाल कोई और पूछे। अनुराग जी, आप पर्सनली क्या सोचते हैं अनुराग? इज इट जस्टिफाइड? एक लाइन में आपको जवाब दूंगा, दैट विल बी फाइन। हाँ, बहुत सिंपल चीज़ है। फॉर मी, आप आर्ट जो होती है ना, और जो आर्टिस्ट होता है, एक बहुत अच्छी चीज़ करण जौहर ने खुद कही थी कि अगर फवाद खान को आप भेजना चाहते हो वापस, ठीक है, भेज दो, अगले नेक्स्ट 5 स्टेप्स बताओ क्या करोगे, अगले 5 स्टेप बताइए आप क्या करेंगे, कि उसके बाद आप क्या करना क्या चाहता है, उसके भेजने से क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उसके भेजने से नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं लोग, हमें बताएं तो सही अगले 5 स्टेप क्या। बट अनुराग, बस अजय जी एक लास्ट है प्लीज। हाँ, दूसरे को दीजिए। अनुराग जी, Hello sir. Sir, from last train to Mahakali to Mohi Marjani, I have seen every सर film. प्लीज नाम बता दो, एक चीज से याद, और क्या करते हैं आप ये भी बता दें। पढ़ रहा हूँ और इवेंट्स। तो सर मैंने आपकी लास्ट ट्रेन टू महाकाली से लेके सब मोही मर्जानी देखी। सर मुंबई कटिंग कहाँ पे DVD या YouTube पे रिलीज होगी? ये तो प्रोड्यूसर को ही मालूम होगा, वो मेरी फेवरेट शॉर्ट फिल्म है, वो मेरे पास पड़ी है, देखते नहीं आएगा तो शायद कोई मेरे घर से चुरा के डाल दे। परेशान है उसमें। अनुराग जी, ये म्यूजिक को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं? वो फिल्म कहाँ से बोल रहे हैं? इधर आपके सामने राइट साइड। सर थोड़ा नाम हम बता रंजीत सिंह मीडिया से बोल रहा हूँ मैं। सर म्यूजिक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक को लेके मेरे दिमाग में बहुत सालों तक प्रॉब्लम थी। लाइट कम किया है क्योंकि अक्सर मैं जैसी फिल्में बनाता था, यहाँ पे बोला जाता था कि यार तुम बहुत ज़्यादा यूरोपियन हो, हाँ बहुत बाहर से इन्फ्लुएंस्ड हो, हिंदी फिल्में नहीं बनाते। बाहर जाता था, लोग बोलते थे बहुत बॉलीवुड हो, गाने होते तुम्हारे पीछे। कई सालों तक तो मेरे को यही नहीं था कि मैं हूँ कहाँ। फिर कम कर दिया यार। और फिर एक पॉइंट में आपको रियलाइज होता है कि यार म्यूजिक तो सुनता हुआ बड़ा हुआ ना बचपन से, गाने म्यूजिक हमारे ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, तो म्यूजिक के बिना तो मैं फिल्म बना नहीं सकता हूँ। और फिर म्यूजिक को यूज़ करके यूनिवर्सल लैंग्वेज ढूंढना भी अपने आप में एक चीज़ थी। तो कई बार तो वो रिपीटेटिव भी हो जाता है, जिस तरह से मैं म्यूजिक यूज़ करता हूँ, एक कॉन्स्टेंट एक्सरसाइज होती है कि कैसे रिपीटेटिव ना हो। म्यूजिक के बिना मैं तो फिल्म नहीं बना सकता। अब म्यूजिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कई चीज़ें मैं म्यूजिक में एक्सप्रेस कर पाता हूँ जो हम लोग फिल्म में नहीं कर पाते। म्यूजिक कई बार मुझे हेल्प करता है वो सारी चीज़ें कहने का जो हमें हमारे कंट्री में कई चीज़ें अलाउड नहीं होती, चाहे वो सेंसर हो, चाहे पॉलिटिकली अलाउड नहीं हो, तो म्यूजिक के थ्रू कई बार कई चीज़ें कही जा सकती हैं। थैंक यू। अच्छा अनुराग, आपने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि आप भोजपुरी में फिल्म बनाएंगे। इस फैसले पर आने की वजह और भोजपुरी फिल्मों के संदर्भ मैं फिल्में मतलब यूपी मेरा बहुत बड़ा ग्राउंडिंग रहा है, और कई सालों से मैं देख रहा हूँ। मतलब जो होता है कि जब आप देखते हो फिल्में, मैंने चाहे तिथि देखी हो, या आपने यूटर देखी है, विसार नहीं देखी तमिल की फिल्म, या इतनी सारा मराठी सिनेमा देखा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है जब मैं एक हिंदी फिल्म बना रहा होता हूँ तो मेरे सामने एक अलग लड़ाई है। मैं हिंदी फिल्मों से डायरेक्टली कम्पीट कर रहा हूँ, मेरा PN है हिंदी फिल्म जैसा है, और एक बड़ी हिंदी फिल्म आती है सुनामी की तरह, और डजंट मैटर आपने क्या फिल्म बनाई, वो सब थिएटर से बाहर हो जाती है। रीजनल सिनेमा जो है कहीं ना कहीं सर्वाइव करता है उन सब के बावजूद। और मैं भोजपुरी की ऐसी भाषा तो है नहीं जो गूढ़ जो किसी को समझ में ना आए। हिंदी भाषी को, जिसको हिंदी समझ में आती है उसको भोजपुरी समझ में आएगी, और इतनी मैं ठेठ भोजपुरी फिल्म भी नहीं बनाऊंगा। मतलब जो हम लोग डायलेक्ट है वो यूज़ करते हैं, जो हम पहले भी कर चुके हैं कई बार। और
ये कि क्योंकि मेरी जो जन्मभूमि वही है और मेरी कहानियाँ वहाँ की हैं, और वो कहानियाँ जब भी मैंने कही हैं, वो कैरेक्टर जब भी मैं लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं वो एक नए तरह से लोगों के लिए बाहर आते हैं और वो हेल्प भी करता है। तो मेरे लिए ये है कि मैं भी थोड़ा वहाँ जाके फिल्म बनाना इसलिए चाहता हूँ। 2 फिल्में हमारी स्क्रिप्ट रेडी भी हो चुकी हैं। उसका रीज़न ये है कि एक दोनों भोजपुरी की हैं। हाँ, 2 स्क्रिप्टें दोनों भोजपुरी डायलेक्ट में, दोनों यूपी बेस्ड फिल्में हैं। और रीज़न ये है कि मैं वहाँ जाके नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। भोजपुरी सिनेमा को जिस तरह से देखा जाता है वो बहुत ही, लोग उसको फूहड़ सिनेमा समझते हैं, लोग सोचते हैं कि बेमतलब का सिनेमा है। उसको भी हम लोग थोड़ा ऑल्टर करना चाहते हैं, और होप ये है कि कहीं ना कहीं वो ऑल्टर होगा तो सपोर्ट सिस्टम भी आएगा यूपी में। और जब वो सपोर्ट सिस्टम भी आएगा तो हम लोग को कहीं ना कहीं एक वो, बिकॉज हिंदी रीजन वहीं रह गया, हिंदी पढ़ने वाले भी वहीं रह गए, अभी यहाँ पे भी हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा स्ट्रांग होगा, वो थोड़ा मजबूत होगा, और उसके दम पे हम लोग खड़े होकर और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारा सिनेमा रूरल जाएगा, हमारा सिनेमा बहुत सारी चीज़ें वो कर पाएगा जो मैं जब तमिल में और कन्नड़ में और मराठी में देखता हूँ और जलता हूँ, तो सब कर पाऊँगा मैं। लेकिन आपकी इस विजन को अगर हम जोड़ के देखें, जो यूपी की पॉलिसी आई है, बिहार में भी आने वाली है, झारखंड में आ रही है, उससे बहुत सपोर्ट मिलेगा इस तरह का सिनेमा बनाने में। मतलब इस तरह का सिनेमा बनाने में ये सारी पॉलिसी से सपोर्ट मिलेगा। और जब अभी क्या होता है कि जब आप जाते हो, पॉलिसी इसलिए आई है क्योंकि वो लोग इनवाइट करना चाहते हैं कि वहाँ पे सिनेमा बने। सिनेमा जो एक तरह का कल्चरल एम्बेसडर भी बनता जा रहा है, स्टेट का, कंट्री का, हर जगह का। तो जब हम इस तरह का सिनेमा बनाना चालू करेंगे तो एक सपोर्ट सिस्टम भी बनना चालू होगा स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का सिनेमा शूट करने लोग आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसा लोकल सिनेमा वहाँ पे ऐसा बन नहीं रहा है। तो सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन जो बाकी सब आपको चाहिए वो सब चीज़ें अभी नहीं है, तो वो भी बनना शुरू होंगी। तो कहीं ना कहीं वो है, हम लोग अगर करेंगे, कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ, लेकिन मुंबई से ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारे लोग विदेशों में तो चले जाते हैं शूट करने के लिए, लेकिन बॉम्बे का मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है, जो लोग हैं, मतलब एक सलमान खान का उदाहरण छोड़ दें अगर, जो यूपी में गए थे शूट करने के लिए, उसके अलावा पूरा बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों का, और सिनेमा का सब्जेक्ट भी उधर का नहीं है। वहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ज़रूर है, वहाँ सिनेमा शूट करना इतना आसान नहीं था अभी, क्योंकि ये सब पॉलिसीज आई पिछले 2-3 सालों में, आसान हो गया। हम जब वासेपुर पे शूट करने गए थे तो आसान नहीं था। मतलब वासेपुर जब हम लोग शूट करने गए थे तो उसमें आधी से ज़्यादा शूटिंग इसलिए हो पाई थी क्योंकि मैंने वहाँ शूट किया था जहाँ मैं खुद बड़ा हुआ हूँ। मैंने उसी घर में शूट किया था, जो ऋचा चड्ढा का जो घर था वो घर था जहाँ मेरा भाई पैदा हुआ, जिसने दबंग बनाई। हाँ, ये भी वहीं के, ये भी वहीं के। तो हम लोग ने ऐसे अनपरा में शूट किया था, ओबरा में शूट किया था, बनारस में अपने घरों में शूट किया था, मेरी मौसी फिल्मों में थी, मेरे मामा फिल्मों में थे। वो जो पहाड़ी जो उड़ते हुए दिखाई थी वो शॉट ले पाए थे। हम लोग इतनी दूर चले गए थे क्योंकि पावर हाउस में मेरे फादर ने काम किया था, इसलिए वो फिल्म बन पाई थी, नहीं तो फिल्म कभी बन नहीं पाती। जब भी हम बनारस में शूट करने आए, हमारी शूटिंग अक्सर रुक जाती थी, क्योंकि वहाँ के लोग कैमरा देखते उनको पता नहीं क्या था, वो कैमरे में ऐसे झांकते रहते, कैमरे में से कैटरीना कैफ निकल के आके डांस करना है। वो प्रॉब्लम है वो, तो उस दिक्कत की वजह से लोग नहीं जाते हैं। एक भी स्टार वहाँ चला जाए, वहाँ देखिए किस तरह का बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे शूट करना मुश्किल है। इंटरेस्ट सबका रहा है शुरू से। अभी जो ये पॉलिसीज आई हैं, जो सपोर्ट सिस्टम आया है, और बिकॉज ऑफ ये जो पिछले 5 सालों में वो चाहते हैं कि सिनेमा बने, और वो पुलिस का बंदोबस्त होना चालू हुआ, परमिशंस मिलनी चालू हुई, तो इसलिए पिछले 3-4-5 सालों में शूटिंग शुरू हुई है वहाँ पर। तो आप क्या चाहते हैं, वहाँ की सरकारों और लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वहाँ एक माहौल बने और सिनेमा थोड़ा शिफ्ट करे इधर से, बॉम्बे का प्रेशर थोड़ा कम हो? बॉम्बे का प्रेशर तो कम नहीं होगा, लेकिन चाहता हूँ कि सिनेमा हर जगह का अपना बने। मतलब हमारा सिनेमा अभी हिंदी बहुत ज़्यादा रह नहीं गया, तो थोड़ा ज़रूरी है, और वो आएगा वहीं से जो वहाँ के लोग हैं। अब वहाँ पे जब हम लोग भी बड़े हो रहे थे, हमें कहाँ मालूम था कि हम बॉम्बे जाएंगे, वो एक्सेसिबल नहीं लगता बॉम्बे। तो जब वहाँ पे सिनेमा पहुँचेगा तो एक्सेसिबल हो भी जाएगा। इधर लेफ्ट साइड में जरा माइक दीजिए। हाँ, लेफ्ट में, अच्छा हाँ, ये यहाँ सामने दीजिए। हाँ, जस्ट आपसे डर के आपको Okay, thanks. And I'm Major Mohammad Ali Shah. I had met you a couple of years back. I know. You know that. No, I want to know, when you cast for a film,
There's some actors you said you don't take them because they're good actors. They might be very good actors. There's some actors who are like chameleons. They can fit into any character. But that's what actors do. It's not true. Right. It's not true. It's absolutely not true. Okay. I have not yet seen an actor who can fit into every character. Yeah. It is because, somehow I also think many times, and with no offense, I genuinely, and I say this is a line, I can say it here. I always say there are three genders, male, female, and actors. Actor is the third gender. Every actor thinks that he's the center of the universe, and every actor thinks he can do that. But show me an actor and tell me an actor who can fit to anything. Okay, From Nasir Bhai to Nana Patekar, no actor. नहीं मैं तीन एक्टर की बात करूँगा. बोलिए. Sir Lawrence Olivier. No. Nasiruddin Shah. I can hear him eyes closed and I can tell you he's Lawrence Olivier. Okay. Nasiruddin Shah. No. Kamal Hassan. No. Okay, these three are my idols. No, it's so not. See, they are great actors. Nasir Bhai is somebody I respect there. Even Kamal Hassan. Right. But they're not civilians. I'm saying that's a disillusion we should not live under. Right. Cinema is a different language. On stage, see, the difference between cinema and theatre is, in theatre, my audience is there. I need to reach out to the audience. Right. I modulate my voice, I need my speech, I need my body language to reach out. On stage, any actor can be a chameleon. Okay, like Sir Lawrence Like, Olivier. listen to me, let me say that. On screen, actors can use makeup, whatever I will know the first entry who he is. I know from the moment the actor walks in, I know who it is. I come to see him perform. I come to see him live in a character. They don't transform. They don't physically transform. They imbibe a different character. They become that character. I've seen a lot of actors who have done that, including Sir Lawrence Olivier and all that. But they don't become another person. I'm saying they don't embody another. They imbibe things, but they don't become another person. That's something a lot of people believe. But I have seen all great actors also become great actors because their personality is so much more stronger that it dominates the screen, and that actor is difficult to become someone else. सर प्लीज तो दूसरे लोगों के भी सवाल एंटरटेन करें. हाँ जरा बीच में इधर पीछे पीछे पीछे. So for the younger generation, what would you say, sir? Because in the industry, not every director has had a formal education in cinema. So for the younger generation, for us lot who want to become aspiring filmmakers and directors, what would you recommend as a chosen path for someone who knows that he wants to do something in this field? So you have to decide that. You do what you want to do. I mean, I sometimes believe you guys have it much more easier. It's also easier and complicated both. Every coin has two sides. It's easier because you have a phone you can shoot a film on. You have YouTube where you can exhibit it. You have to just work harder because there are too many now. Because everybody is making out a short film. Everybody is doing the same thing. So how to not be lost in the crowd? That's up to you. And that will not come if you're trying to imitate someone else. That only comes from finding your true, honest self. And the idea is to just keep doing it. ठीक. इधर सामने. So can you, Reshma, and sir, can you please explain your creative process of writing? I don't know. I vomit. I seriously, in the sense, if like any kind of an idea, I get into a zone. It depends entirely on what music I'm listening to, anything. So if I have a subject, then I'll read up on it. I read up on the external things of it. So I'll tell you, I've just written a film, say, based in Kanpur. So I started with reading about Kanpur on Wikipedia. I know Kanpur. Then my subject matter, I start reading history of the city and everything. I start from there. Then I start talking to people who are from there. So you get a sense of place, and sense of time and things. And then I'll go and just be there quietly for a few days. And my ideas and characters are there in my head, and I just collect material. I don't start writing till it starts overflowing. And then I sit down for a short time in a room locked in, and my first shot comes out. So that's my process. And then I also shoot very organically, in the sense I don't have a shooting style. That's my process. I work mostly by negation. I keep telling people what I don't want. Most of the times I don't know what I want.
नमस्ते सर, मैं वान्या, मैं पेंटर हूँ और एक्टर भी। मैं ये जानना चाहती थी कि जब कोई आर्टिस्ट अपने आर्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो कहीं ना कहीं गिल्ट फील करता है। आपने मूवीज़ बनाई, आपने कहा पैशन है, और जब आपने क्रिएटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि मुझे पब्लिक के अनुसार से फिल्में बनानी पड़ती हैं, तो मेरे दो सवाल हैं कि जब आपको अपने क्रिएटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो कैसा फील होता है, एंड दूसरा कि जो हम लोग वो फिल्म देखना चाहते हैं जो अनुराग कश्यप बनाना चाहता है, तो वो मूवी कब आने वाली है? मैं फिल्में तो वही बनाता जो मैं बनाना चाहता हूँ, बाकी सब काम है वो करता हूँ, कॉम्प्रोमाइज़ होता है। जब मैं फिल्म बनाता हूँ मैं एग्जैक्टली वही बनाता हूँ जो बनाना चाहता हूँ। उसके अलावा जो बाकी सब करता हूँ मुझे कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से मेरा घर चलता है, बाकी सब काम की वजह से। फिल्में बनाने से मेरा घर नहीं चलता। सीधा मतलब नहीं कि शायद वो आपकी बात समझौते वाली बात गलत समझे। फिल्म में समझौता नहीं करना होता है, फिल्म के बाहर अपने काम में समझौता नहीं करता हूँ, काम बाहर में बहुत सारी अपने चीजें क्रिएटिव प्रोसेस में कोई समझौता नहीं होता है, कई उसके बार बाहर समझौते करने पड़ते हैं। मैंने जब येलो बूट्स बनाई, मुझे मालूम है कोई मुझे पैसे नहीं देगा, तो 1.5 साल मैंने एड फिल्म्स की बहुत सारे अलग काम के पैसे इकट्ठा किए और फिल्म बनाई। तो जो समझौते किए मैंने, उससे वो पैसे मिले जिससे फिल्म बनी। अच्छा अनुराग, एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, सारे सवाल हम नहीं ले पाएंगे, प्लीज़ अगर ये लोग सवाल ट्वीट करें आपको तो आप उसके जवाब दे दीजिएगा जागरण फेस्टिवल के नाम से। वो मैं ट्विटर पर कभी कभी जाता हूँ। हाँ तो कभी आज चले जाइएगा 1 घंटे के लिए, क्योंकि अब आखिरी 2 सवाल हैं। May I? Last. Sure. Excuse me. Yeah, I'm here. नाम बता दें। Swati. I am an actor and aspiring writer. मेरे आपसे 3 सवाल हैं। पहला कि आपके नरेशन के लिए क्या, सॉरी एक साथ पूछ रही हूँ, तो नरेशन के लिए क्या टिप्स दे सकते हैं? दूसरा, अगर किसी को नरेशन के लिए आपको अप्रोच करना हो तो क्या प्रोसीजर हो सकता है? और तीसरा, अगर किसी राइटर के पास ये क्वेश्चन आता है कि या तो आपको पैसे मिल जाएंगे या क्रेडिट मिल जाएगा, तो उसको क्या करना चाहिए? नरेशन तो मालूम नहीं, मैं तो नरेट करता हूँ जैसे कि हम लोग नाटक पढ़ते थे, तो बचपन से आदत है कहानी जोड़ जोड़ के पढ़ के सुनाने की, तो नरेशन तो मैं कर लेता, मुझे मालूम नहीं और कैसे करते हैं। तो यू से इट, यू मीन थिंग्स व्हेन यू से दैट। आप ऐसे सिंपली रीड करोगे तो मज़ा नहीं आता। और मैं नरेशन नहीं सुनता हूँ, मैं सो जाता हूँ। अगर आप मुझे शोले भी नरेट करेंगे मैं सो जाऊँगा। मैं देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तीसरा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए क्या ज़रूरी है। मैं बोलूँगा कि आपको दोनों ही नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन आप अगर कोई चीज़ आपके अंदर से आई है तो अंडर सम सर्कमस्टांसेस आप चीज़ों को छोड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप जो फिल्म लिखी है और वो फिल्म आपके लिए इतनी ज़्यादा मायने रखती है, तो उस समय जो है आप अपनी सिर्फ फीलिंग्स के साथ जाइए, तो ऐसा नहीं होता। मैं तो कई बार इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से कमा सकता हूँ। कई बार किसी के लिए सब कुछ वही होता है जो उसने लिखा है, तो ऐसा नहीं, मैं ये सजेस्ट कभी नहीं करूँगा किसी को कि आप वही करो जो मैंने किया था। आपको क्या ज़्यादा ज़रूरी है आप उसके हिसाब से जाइए। और ऐसा कोई नहीं, कोई आदमी बोले आपको या तो क्रेडिट मिलेगा या पैसा मिलेगा, अगर ये बात किसी ने कही तो आपको उसको अपनी स्क्रिप्ट नहीं देनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। क्योंकि जब मैंने ये सब चीज़ें की थी वैसा नहीं था कि वो आइडिया मुझसे नहीं आया था कभी, हमेशा आइडिया सामने वाले का रहता था, उसको सिर्फ एक आदमी चाहिए था जो एग्जीक्यूट कर सके। तो और वो ऐसा आइडिया था भी नहीं कि मुझे था कि मैंने किसी तरह मेरा नाम आ जाए, मेरे तो पैसे मिल जाए चलेगा, और मेरे को लिखने का शौक था बस, मैं तो कुछ भी लिखता था। तो अगर कुछ चीज़ मेरे अंदर से आई है तो मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ जाने दूंगा। स्पेन में फिर से रिलीज की गई, मेक्सिको में फिर से रिलीज की गई। 8 करोड़ का बिजनेस है। इनके बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। नहीं, इसलिए ये मैंने शुरू इसलिए किया था क्योंकि हम फिल्में बना रहा था इंडिया में रिलीज नहीं हो रही थी, तो डिस्ट्रीब्यूटर अक्सर ये बोलते थे कि यार मैं फिल्में कोई देखना नहीं चाहता। और मैंने जब यूनिवर्सिटीज़ में बाहर 1-2 बार इनविटेशन पे फिल्म दिखाई या ब्लैक फ्राइडे लोकार्नो गई, तो मैंने कहा वहाँ तो ऑडियंस देख भी रही है, उनको पसंद भी आ रहा है, तो फिर बोलते आप ओवरसीज़ क्यों नहीं फिल्म भेजते? उन्होंने कहा मैं कोई फिल्म देखना ही नहीं चाहता, ओवरसीज़ कहाँ चलेगी। तो ये बहुत समय तक चलता रहा। मैं फिर ट्रैवल करना जब शुरू किया तब मैंने रियलाइज़ किया कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को फिल्म जो है नॉन डायस्पोरा या नॉन इंडियन को बेचना आता ही नहीं है। वो फिल्म्स बाहर भी रिलीज़ करते तो इंडियन थिएटर में इंडियंस के लिए करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता, वो तुमको बोलते हैं तुम्हारी पिक्चर कोई देखना नहीं चाहता। मैंने रियलाइज़ दैट, तो मैं वो रास्ता कैसे खोलूँ कि मैं नॉन इंडियन ऑडियंस ढूंढूँ,
इस वाई आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग टू फेस्टिवल्स। और कई सालों के बाद हमने बहुत ट्राई किया, वो हो ही नहीं पाता था। हमारे देवडी नो स्मोकिंग तक रोम में गई, कहीं नहीं बिकी। देवडी गुलाल वेनिस में गई, कहीं नहीं बिकी। फिर फाइनली एक पॉइंट पे आया, उड़ान जब कान गई, हमें लगा था दिस टाइम द फिल्म विल सेल। और फिर उड़ान भी जब बेचने निकले थे तो किसी को आइडिया नहीं किस प्राइस में बेचे। उड़ान को बेचने की स्ट्रैटेजी भी वैसी ही थी जैसे कि आप दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान बेचते हैं। तो उस चक्कर में उड़ान नहीं बिकी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि ये सारे लोग एक्सपर्ट हैं, उनको आप कुछ भी बोलेंगे तो वो बोलेंगे यार हम इतने साल से काम कर रहे हैं, तुम हमें सिखा रहे हो। तो उसका तरीका एक ही था कि आई हैव टू मेक अ फिल्म दैट आई ओन, इसलिए येलो बूट्स बनाएंगे। हाउ डू यू मेक अ फिल्म दैट यू ओन? पैसे तो है नहीं, तो सबसे सस्ती फिल्म क्या बन सकती है? तो ऐसी फिल्म लिखी गई जो 13 दिन में बन सके, सस्ते में बने। और वो फिल्म हमने क्या किया था, जाके हमने फ्री सबको बांट दी। हमने मार्केट में बोला था ले जाओ, जो पैसे कमाए खुद रखो, लेकिन रिलीज करो। इज द मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड फिल्म दैट आई हैव एवर मेड। दैट फिल्म, वो फिल्म आज हर कंट्री में टीवी पे आती है। तो उस फिल्म ने मेरे लिए मार्केट खोलना शुरू किया। तो एक जब फिल्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड कि बाहर की फिल्म कैसे बनती है। वहाँ पे टीवी वाले पहले पैसा लगाते हैं, वो फिल्म में प्रोड्यूसर होते हैं। फिर गुनीत मोंगा और रितेश बत्रा, वो दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट में थे, वो सब लोग भी आए। फिर हम लोग ने जो है फिल्में सबमिट करना शुरू की फिल्म मार्केट्स में। फिल्म बाज़ार होता है यहाँ गोवा में, फिल्म बाज़ार से शुरू हुआ। नीना लाल गुप्ता ने बहुत बड़ी हेल्प की। फिर हम लोग ने इन्वेस्टमेंट मिलना चालू हुआ, हमारी फिल्में में इन्वेस्टमेंट बाहर से आने लगा। तो आरटे ने इन्वेस्ट किया, कभी किसी ने इन्वेस्ट किया। जब वो इन्वेस्ट करते तो वो जो है फिल्म अपने सैटेलाइट के लिए खरीद रहे। तो हमें मसान में 300,000 यूरोज मिले। इस तरह से फिल्में बन पाती थी। ये तो ये सब फिल्में कभी बन नहीं पाती। मॉनसून शूटआउट में पैसे मिले, लंच बॉक्स में मिले। तो ये उनके इन्वेस्टमेंट आए तो फिर फिल्मों के लिए फ्रेंच मार्केट खुला, जर्मन मार्केट खुला। अभी जैसे रामन राघव फ्रांस में फरवरी में रिलीज है, साइको रामन। ये साउथ अमेरिका में 29 तारीख से रिलीज होना चालू हो रही, पूरा साउथ अमेरिका रिलीज होगा। तो उनका कॉस्ट हम लोग का इतना लो होता है। और जब ये ट्रैवल करती है तो उसके बाद जो है वहाँ सैटेलाइट पे भी आती है, वहाँ कंट्री के टीवी खरीदता है, वहाँ मार्केट ऐसे बढ़ते जाता है। वो लैंग्वेज क्योंकि यूनिवर्सल है। तो ये फेस्टिवल में ट्रैवल करने से समझ में आया। लोग क्या फेस्टिवल्स को ट्रीट करते हैं ओलंपिक्स की तरह, फेस्टिवल में चले गए, अवार्ड मिल गया। तो हम लोग हर तरह की फिल्म एक तरह के फेस्टिवल में होती है। मेरी फिल्म के लिए डायरेक्टर्स फोर्टनाइट वर्क करता है। उस जॉनर फिल्म फेस्टिवल के लिए सबसे अच्छी जगह उनका मक्का मदीना डायरेक्टर्स फोर्टनाइट है। वहाँ से आप सिटीज जाओ, आप जो है फैंटास्टिक फिल्म फेस्ट जाओ, वहाँ जाओ। तो हम लोग की जर्नी एक फिल्म के साथ हम लोग इवेलुएट करते हैं कि ये फिल्म कहाँ जानी चाहिए। जैसे कि आप चिल्ड्रन फिल्म बना रहे हो तो सबसे अच्छी जगह आपके लिए बर्लिन है। आप बर्लिन में जनरेशन्स में जाइए। चिल्ड्रन फिल्म लेके आप कान और वेनिस जाओगे, फिर उसकी जर्नी गलत है पूरी। आप डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो तो आप सनडांस जाओगे या फिर कहीं और जाओ। तो डिपेंड करता है आप कौन सी फिल्म बना रहे हो। उसके लिए आपको बैठ के बाकायदा कौन से फेस्टिवल में कैसी फिल्म ब्रेकआउट करती है, कहाँ जाती है, सब स्टडी करना पड़ता है, जो कोई करता नहीं है। यहाँ पे लोग हवा में किसी भी फेस्टिवल में जाते हैं। तो वो मैं समझा के थक गया हूँ, अभी मैं चुप हो गया हूँ। तो वो लोगों को समझ में नहीं आता। खैर नहीं, तो फिल्म फेस्टिवल में जाने का रीज़न ये है कि मैं अपनी सर्वाइवल के लिए फिल्म फेस्टिवल में जाता हूँ। मेरी फिल्म जब ट्रैवल करती है, मैं नॉन स्टार कास्ट फिल्म के लिए मैं वासेपुर किसी को पता नहीं चलती बन रही है अगर वो कान नहीं जाती। तो इंडिया में भी उससे पता चला, बाहर भी पता चला, उसकी जर्नी अभी तक चल रही है। वो फिल्म अभी भी रिलीज़ होती है, लंच बॉक्स हर कंट्री में रिलीज़ हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो है फेस्टिवल और कौन से करेक्ट फेस्टिवल से जाएंगी तभी निकलेंगी। तो हम लोग, मैं पहले से बैठ के वैल्यूएट करता हूँ कि इसको कहाँ भेजना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। हम बहुत सारे फिल्म मेकर्स के साथ हम लोग करते हैं। फेस्टिवल जाने का रीज़न वो है, कोई रीज़न नहीं है। मतलब हमारा खुद का सर्वाइवल है, खुद का मार्केट एक्सपेंड करना, और उसकी वजह से बहुत काम भी आता है बाहर से। तो 2017 में हम क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग क्या काफ़ी काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो सारी नहीं, फैंटम का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, अनुराग कश्यप का पूछ रहा हूँ। मैं तो 3 फिल्में लिख के रखी अभी तक, देखते हैं क्या बनती है। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का भी शुक्रिया कि बहुत शुक्रिया आपने सुना और पार्टिसिपेट किया। थैंक यू। हो गया भाई फोटो? हो गया रतन, हो जाओ ना। भाई नहीं होने वाली। भाई ढो रही बोल पड़ती है भाई।